आप हमारे चैनल तेवर न्यूज़ पर नए हैं और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और हमें शुक्रिया का मौका दें। तेवर न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं एडवोकेट नुजहत परवीन, जो समस्तीपुर सिविल कोर्ट में क्रिमिनल मुकदमा देखती हैं। इनसे आज हम जानेंगे कई मुद्दों पर इनके विचार। सबसे पहले आपका तेवर न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। एडवोकेट साहबा, आप सबसे पहले ये बताइए कि मुसलमानों में जो पिछड़ापन है, जो लीग से मुसलमान हट गया है, उसके क्या अहम वजह? देखिए सर, हमारे नज़र में तो मेन जो खास वजह ये है कि तालीम की कमी। जो हमारे पूर्वज थे वो हम लोगों के तालीम पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बहुत देर से ही सही अब कुछ लोग, ऐसा नहीं कह सकते कि सारे के सारे लोग, कुछ लोग जागे हैं। तो अब एजुकेशन पर भी फोकस हो रहा है और बाकी चीज़ों पर भी, जैसे हर फील्ड में, पॉलिटिक्स में भी लोग जाग रहे हैं। तो मेन वजह है कि भाई एजुकेशन की कमी होने की वजह से और इखलाक, मोहब्बत, भाईचारा, इसकी कमी होने की वजह से हमारा वर्ग पिछड़ा है, बहुत पिछड़ा का शिकार है। अभी आपने बताया कि एजुकेशन एक अहम चैप्टर है जिससे मुसलमान पिछड़ा हुआ है, मगर अब कुछ मुसलमान तवज्जो दे रहे हैं, कुछ मुस्लिम इदारे भी कायम हुए हैं, स्कूल हो या कॉलेज हो। अब मुसलमानों का एक तरह से रुझान एजुकेशन की तरफ बढ़ रहा है। ये बताइए कि जैसे यूपीएससी है या बीपीएससी है या इस तरह की जो क्वालिफाई सर्विस है, जो प्रशासनिक सेवा जिसमें आता है, उससे मुसलमानों का परसेंटेज बहुत कम है, बहुत ही कम है, में कहने लायक नहीं है। तो इसका कारण क्या है? इसका भी कारण यही है सर कि हम एक्टिव नहीं हैं सोसाइटी के प्रति। बस यही है कि बच्चा, फ़र्क भी है कि पहले तो लोग उम्मीद लगाते हैं कि बेटा पैदा हो और बेटा 12वीं पास कर जाए, फिर कहीं जॉब में, टेक्निकल किसी जॉब में चला जाए, कहीं पे दुकान खोल ले, और इस तरह से हमारा मेन समझ लीजिए इनकम का लालच कह लीजिए, बहुत छोटा लालच। अब वो दूर का नहीं सोच पा रहे हैं और उसकी भी वजह एजुकेशन को ही कह सकते हैं, क्योंकि जब एजुकेशन होगा तभी तो हमारे सोचने का मतलब सलाहियत होगी हमको। तो हमको सोचने की सलाहियत नहीं है, उस पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और जो समाज में लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी चाहिए कि हम लोगों को जागरूक करें। अपने से जीने से नहीं हमारा समाज बनेगा, लोगों को लेकर चलेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो एक वक्त तक, जब अभी तक जैसे आता चला आ रहा है मुसलमान समुदाय, आगे भी इसी तरह रहेगा, तो जागने की ज़रूरत है। आपके कहने का मतलब ये हुआ कि मुस्लिम बच्चे 12वीं के बाद या तो कोई टेक्निकल कोर्स करते हैं, नौकरी करते हैं या दुकान करते हैं, गोया कि ज़िंदगी में वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द सेटल हो जाए, आला तालीम हासिल करने पर तवज्जो नहीं देते हैं। तो गार्जियन से आप क्या कहेंगे? गार्जियन को चाहिए कि उनको टाइम दे। देखिए यूपीएससी बीपीएससी क्रैक करना इतना आसान नहीं होता है, टाइम पीरियड होता है, 5-5 साल लोग करते रहते हैं। अब हमको देख लीजिए, हमको भी बड़ा सपना था जज बनने का, ठीक है। हमारे पेरेंट्स उस सलाहियत के नहीं थे, हमको भी अगर 2 साल 3 साल टाइम देते हम भी पढ़ते। अब पॉसिबल नहीं है ना कि हम जॉब भी करें, पढ़े भी, उसके लिए शार्प माइंड के साथ साथ मेहनत भी, टाइम भी, सब कुछ चाहिए, गार्जियन का सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ लोग इनकम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं हमारे समुदाय में। बाकी और को देखिए, लोग 5-5 साल करते रहते हैं तब जाकर क्रैक करते हैं। एक दिन की मेहनत से कुछ नहीं होता, बूंदे बूंद तालाब भी बूंदे बूंद जाना। तो गार्जियन से ये कहना चाहिए कि अपने बच्चों को सब्र के साथ टाइम दें, उन पर उनको सपोर्ट करें, हौसला दें, आगे तभी बढ़ें। अच्छा, एक सवाल अभी बड़ा अहम जो 3 दिनों से बड़ा हुआ है कि जब से जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, हालांकि ये ऐतिहासिक कदम है नीतीश कुमार जी का कि बिहार सबसे पहला राज्य है जहां जातिगत जनगणना आया है, और इसमें जो परसेंटेज है वो मुसलमानों का तकरीबन 18% दिखाया गया है, जबकि 18% नहीं, लोग कह रहे हैं कि 20% या उससे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी बिहार में है। मुमकिन हो कि जनगणना में भी कोई त्रुटि रह गई हो, या फिर बहुत से लोग जो बिहार से बाहर नौकरी के सिलसिले में रहते हैं तो उनका छूट गया हो। तो अमूमन लोगों का कहना है कि 20% से ज़्यादा मुसलमान हैं। अब आप ये बताइए कि मुसलमानों का जो 20% परसेंटेज है, या 18 ही मान लेते हैं, तो क्या 18% लोगों को यहाँ सरकार सहूलत दे रही है?
सरकार को कहने से पहले तो हम अपने संविधान के लोगों से कहेंगे कि पहले तो अब अपना सिक्का खोटा होगा तो बाहर वाले को तो अब कह नहीं सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो यूनिटी है नहीं, एकता तो बिल्कुल नहीं है। तो पहले तो एकता की ज़रूरत है, भाईचारे की ज़रूरत है। दूसरी बात, सरकार को सोचना चाहिए कि जितना भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी तो मिलनी ही चाहिए। अगर अदर कास्ट के जो लोग हैं अगर सीएम रह सकते हैं तो डिप्टी सीएम हमारे कास्ट के क्यों नहीं रह सकते? तो भागीदारी तो चाहिए। तो आने वाले चुनाव में जो अभी लोकसभा का चुनाव होना है, बिहार में 40 संसदीय सीट है, फिर अगले साल जो है विधानसभा में चुनाव होना है जिसमें 243 सीट है। तो क्या आप मांग रखेंगे कि मुसलमानों का जो 18% है उस हिसाब से टिकट दिया जाए? सर, हम ही नहीं, जो भी जागरूक होंगे, और सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही नहीं, बाकी जो भी लोग हैं ईमानदारी से कहें कि जिसकी जितनी भागीदारी होगी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, तो टिकट तो मिलनी ही चाहिए। अब रहा सवाल कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो तो हक लेने वाले पे है। अगर हम अपना हक खुद छोड़ दें तो कोई क्यों देगा? हक मांगना नहीं चाहिए ना। तो अगर मिलना चाहिए और सारे लोगों को इसमें आवाज़ उठाना चाहिए मिल करके कि हम लोगों को भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अच्छा, ये आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप सोशल वर्कर भी हैं, कई जगह मैंने प्रोग्राम में आपको देखा है स्टेज पे बैठे हुए, कहीं कोई बात करते हुए। जी। तो क्या लगता है कि कभी आप भी चुनाव लड़ेंगे? अभी तक तो नहीं सोचा है सर, और सियासत में मेरी अभी तक कोई हिस्सेदारी भी नहीं रही है। लेकिन चुनाव लड़ना हमको नहीं लगता है कि किसी सलाहियतमंद पर्सनालिटी को ज़रूरत है। चुनाव लड़े बगैर भी आप समाज के लिए योगदान दे सकते हैं। सब में बांटते हैं तो 50% से ज़्यादा चांस है कि आप चुनाव लड़ेंगे कभी? हाँ, क्यों नहीं, इंशाल्लाह। मुझे अच्छा लगता है चुनाव में, मतलब पॉलिटिक्स हमको पसंद होना चाहिए, हर नौजवान को हिस्सा लेना चाहिए पॉलिटिक्स में। हमारे साथ थी एडवोकेट नुसरत परवीन, बहुत साफ इन्होंने कहा कि मुसलमान 18% के लगभग हैं। अगर सीएम यादव होते हैं, कोई अन्य जाति के होते हैं, तो मुसलमान डिप्टी सीएम होना चाहिए और उसके लिए मुसलमानों को एक साथ होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। हक बगैर लड़ाई लड़े नहीं मिलती है। दूसरी बात इन्होंने हम ये कही कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई विधानसभा में पहुँचे और लोकसभा में पहुँचे तभी समाज की सेवा हो सकती है। समाज की सेवा आप इन संस्थाओं में पहुँचे बगैर भी कर सकते हैं। इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में इनकी रुचि है और भविष्य में इनका चुनाव लड़ने का भी इरादा है। अब वो भविष्य कब आएगा इसको उन्होंने बताया नहीं। हमारी शुभकामनाएं आपको नुसरत परवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।